यहाँ से स्टार्ट करेंगे। परफेक्शन है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर दूसरा रहेगा जो बीपीएससी के लिए हम लोग कर रहे थे। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम लोग ने यहाँ पर कवर किया था। पार्ट 1 करने का मतलब है कि यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं, तो करीब आधे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लिए थे, आधे से थोड़े से ज़्यादा, है ना। मतलब 78 क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ से कवर किए थे। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज 79 नंबर क्वेश्चन से और 150 क्वेश्चन तक हम लोग कवर करेंगे इसको। ठीक है, आते हैं। और कल हम लोग यहाँ पर दृष्टि का भी जो ओपन टेस्ट यहाँ पर हुआ था वो भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। और अगला जो पेपर होने वाला है वो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे से देखते हैं। ऐसे 79 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले अभिकथन ए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को आधुनिक बंगाली गद्य के जनक और महिला शिक्षा के अग्रणी रूप में याद किया जाता है। पहला 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सोचो। देखो, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये एकदम सही है। दूसरा, उन्होंने प्राचीन ग्रंथों पर पुरोहित के अधिकार को तोड़ते हुए गैर ब्राह्मण जो छात्र थे उनके लिए संस्थान दरवाजे खोलने के लिए संस्कृत कॉलेज के प्रसार के रूप में अपना पद को उपयोग किया था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर आधुनिक बंगाली गद्य को लेकर के बात कर रहे थे और यहाँ पर प्राचीन ग्रंथों की यहाँ पर बात की जा रही है ना। तो यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन बातें दोनों करेक्ट हैं। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर, निम्नलिखित सुधारवादी मिल के पत्थर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोले राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना, दयानंद सरस्वती द्वारा यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित होना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 4 यहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 80 का जो आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा 1815 में। ठीक है, नोट कर लो आप। और उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, 1 और 3 हो गए। उसके बाद आपका आएगा दूसरा सत्यार्थ प्रकाश 1875। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से होगा आपका रामकृष्ण मिशन। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 1, 3, 2, 4 ए यहाँ से होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफिकल सोसाइटी के ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में मुख्य रूप से किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर, भारतीय संस्कृति और धार्मिक श्रेष्ठता का अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्रदान करके जिसे होम रूल समर्थकों का मनोबल बढ़ाया था। तब पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन है उसके रूप में ये मनोबल बहुत बढ़ाया था, इस वजह से यहाँ पर की भूमिका निभाई थी। तो यहाँ से 20 का आंसर होगा। एनी बेसेंट ने उसके नेतृत्व में थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारतीय सभ्यता और आध्यात्मिक परंपराओं की महानता पर जोर दिया गया था और उसने भारतीय राष्ट्रवाद को बौद्धिक और अंतर्राष्ट्रीय जो वैधता थी वो प्रदान की थी। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 82 नंबर है क्वेश्चन 82, मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी आंदोलन का प्राथमिक समाजशास्त्रीय प्रभाव क्या था? आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर, इनका प्रभाव था जिसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग के माध्यम से राजनीतिक शक्ति को ब्राह्मण जो अभिजात था वर्ग और गैर ब्राह्मण मध्यवर्ती जातियों के स्थानांतरित कर दिया था। बी यहाँ से क्या होगा? 82 का सही आंसर होगा, कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी आंदोलन एक गैर ब्राह्मण आंदोलन था जिसने यहाँ पर प्रशासन और शिक्षा को ब्राह्मण के जो प्रभुत्व थे उसको चुनौती भी दी थी और इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण की मांग की थी। बी आंसर होगा। 83 है, देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम बुद्धिजीवियों की 2 अलग अलग प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। संरचनात्मक अंतर क्या था इनका संरचनात्मक अंतर था, एक तो पहला बोला अलीगढ़ पश्चिमी शिक्षा समर्थक था और इसका उद्देश्य अंग्रेजों के साथ सुलह करना था। 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा। दूसरा, देवबंद पुनरुत्थानवादी या पुनरुद्धारवादी था जो पारंपरिक इस्लामी शिक्षा पर केंद्रित था और इसने राजनीतिक झुकाव में ब्रिटिश विरोधी था। सेकेंड बात भी सही होगी। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं और इस प्रकार दोनों कथन संरचनात्मक अंतर दे रखे हैं उसके हिसाब से करेक्ट होगा सी। क्वेश्चन नंबर 84 है, कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन 1876 मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया था? आंसर हो जाएगा 84 का सही आंसर, ये बनाया गया था राजनीतिक जागरूकता पैदा करना और भारतीय मध्यम पर जो वर्ग थे उनको एकजुट करना। डी यहाँ से सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कलकत्ता के यहाँ पर जो इंडियन एसोसिएशन था इसमें इसमें सुरेंद्र बनर्जी और यहाँ पर आनंद मोहन जो बोस थे उसके द्वारा स्थापित कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य भारतीयों के बीच राजनीतिक चेतना विकसित करना था। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 85 में। 85 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 का पहला सत्र मूल रूप से पुणे में आयोजित होना था, लेकिन बाद में इसे बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुणे में हैजा का प्रकोप था, इस वजह से। ठीक है, तो ये सही होगी बात। आंसर डी करेक्ट है। 86 नंबर है, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को अक्सर प्रार्थना साझिका और विरोध की नीति का पालन करने के रूप में वर्णित किया जाता था। इस दृष्टिकोण के पीछे अंतर्निहित रणनीतिक तर्क क्या थे? आंसर हो जाएगा 86 का सही आंसर डी। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन मौलिक रूप से न्यायपूर्ण था और संवैधानिक अनुनय और जनमत के माध्यम से सुधार प्राप्त किए जा सकते थे। डी यहाँ से सही आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नरमपंथी कर्मिक सुधार के विश्वास करते थे और वे ब्रिटिश जो उदारवाद थे उस पर भरोसा करते थे, और उनका उद्देश्य टकराव के बजाय याचिकाओं को, बहसों को जनमत माध्यम से नीति प्रभावित करना होता था। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 है, किस उदारवादी नेता ने पहली बार सांख्यिकी और आर्थिक विश्लेषण का उपयोग करके यह प्रदर्शित किया कि ब्रिटिश शासन धन के निष्कासन सिद्धांत के माध्यम से भारत का आर्थिक रूप में शोषण कर रहा था? आंसर हो जाएगा 87 का सही आंसर यहाँ से दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर होगा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया जैसे रचनाओं के माध्यम से उन्होंने प्रदर्शित किया कि होम चार्जेस, प्रेषण और व्यापार संतुलन जैसे तंत्र के माध्यम से पर्याप्त आर्थिक लाभ के बिना भारत में ब्रिटेन को धन हस्तांतरित किया गया था, और उनके विश्लेषण को भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की बौद्धिक नींव रखी थी और ब्रिटिश शासन के शोषणवादी जो प्रकृति थी उस पर उजागर किया था। 87 का डी करेक्ट है। 88 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के एक प्रारंभिक संवैधानिक सुधार का प्रतिनिधित्व करता था। इसकी प्रमुख सीमा क्या थी? इसकी प्रमुख सीमा थी कि इसने आधिकारिक बहुमत को बनाए रखते हुए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को सिफारिश के रूप में पेश किया था। डी आंसर होगा 88 का, क्योंकि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने सीमित भागीदारी की अनुमति दी थी, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव शुरू नहीं किए थे और सदस्यों को प्रत्यक्ष सिफारिश के माध्यम से नामित किया था, और सरकार ने आधिकारिक बहुमत के माध्यम से नियंत्रित बनाए रखा था। आंसर डी। 89 बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक सत्रों में भाग लिया था और बाद में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को संगठित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का सही आंसर यहाँ से डी सच्चिदानंद सिन्हा सही आंसर है, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के उन शुरुआती नेताओं में से थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक सत्रों में भाग लिया और बाद में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को संगठित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वे एक प्रमुख वकील, राष्ट्रवादी और राजनीतिक आयोजक थे जिन्होंने बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती विकास में काफ़ी योगदान दिया था। डी करेक्ट है। क्वेश्चन 90 है, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन 1905 की प्रमुख विशेषता थी? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर डी विदेशी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना। ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 91 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के सेफ्टी वाल्व सिद्धांत था, उसके निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोला है एव होम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है सेफ्टी वाले सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना शिक्षित भारतीयों के बढ़ते राजनीतिक असंतोष के लिए नियंत्रित करने के और कम करने के लिए यहाँ पर की गई थी। ये भी बात सही होगा। कुछ आधुनिक इतिहासकार का तर्क है कि भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार का प्रारंभिक दमन से बचने के लिए रणनीतिक रूप से होम का उपयोग किया था। ये भी बात सही होगी। तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। 91 का आंसर 1, 2 और 3 सभी करेक्ट हैं। 92 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व कांग्रेस राजनीतिक गठबंधन संगठन के बारे में विचार करना है। संगठन, संघ और उनके संस्थापक नेता कौन है? देखते हैं 92 को। पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, बात सही है। अगला पुनः सार्वजनिक सभा, MG रनाडे, ये भी बात क्या है? करेक्ट है। तीसरा है मद्रास महाजन सभा, ये भी बात करेक्ट है। वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, भद्रुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, ये भी बात करेक्ट है। A51 B का 2 C का 3 D का 4 सही आंसर क्या होगा? 92 का C हो जाएगा 1 2 3 4। आगे आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन A और कारणार्थ। उदारवादी नेता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन आधार को महत्वपूर्ण रूप में व्यापक बनाने में विफल रहे थे। 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है।
दूसरा, उनका मानना था कि जनता अभी तक राजनीतिक रूप में जागरूक नहीं थी और समय से पहले राजनीतिक लामबंदी में अराजकता का दमन हो सकता था। ये भी बात सही है। दोनों बातें यहाँ पर 93 के एकदम करेक्ट है। ये यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी नेता शिक्षित मध्यम वर्ग से परे आंदोलन के विस्तार करने में काफ़ी हद तक विफल रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप एक सीमित जन आधार बना था। उनका मानना था कि जनता राजनीतिक रूप से तैयार नहीं थी और शुरुआती लामबंदी में अव्यवस्था और ब्रिटिश दमन हो सकता था। इस प्रकार यहाँ पर सतर्क दृष्टिकोण सीधे तौर पर पता चलता है कि उन्होंने सामूहिक लामबंदी का प्रस्ताव क्यों नहीं किया, जिससे यहाँ पर आंदोलन की पहुंच सीमित हो गई थी। दोनों करेक्ट आंसर ए से होगा। 94 है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की घटनाओं को कालक्रम को अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं। एक मुस्लिम नेता बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में पहला आईएनसी सत्र क्या होगा? पहला आंसर हो जाएगा। का सही कालक्रम चुनेंगे तो पहला आंसर हो जाएगा इसमें। एक यूरोपियन नेता जॉर्ज जूल की अध्यक्षता में आईएनसी सत्र, सेकंड वाला पहला आएगा। ठीक है। उसके बाद क्योंकि 1888 में, उसके बाद आएगा आपका पहला मुस्लिम नेता बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, ये 1888, 87, 21 इनका सही क्या पूछा है? सही कालक्रम पूछा है ना, तो सही कालक्रम हो जाएगा इनका जॉर्ज जूल यहाँ से पहले होंगे। ठीक है, जॉर्ज जूल के था 1888, उसके बाद बदरुद्दीन तैयबजी होंगे 1887, और सुरक्षा वाल्व का जो सिद्धांत था, सेफ्टी वाल्व की चर्चा, ये हो जाएगी आपकी 19वीं सदी में। ठीक है, और नागपुर सत्र 1920 में, ऐसे करके आएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आप सन के हिसाब से आप यहाँ से लगा सकते हो। राइट, आंसर क्या होगा? 94 का बी करेक्ट होगा ऐसे। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र में उदारवादी नेताओं के सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या थे? सबसे महत्वपूर्ण योगदान था जो उन्होंने आर्थिक आलोचना के माध्यम से ब्रिटिश शासन को भारतीय गरीब मौलिकीकरण के रूप में उजागर करना। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 96 है, वेलवी कमीशन 1895 में उदारवादी आंदोलन के संबंध में क्यों महत्वपूर्ण था? ये क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि वेलवी कमीशन महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने भारतीय वित्तीय प्रशासन की जांच विशेष रूप से ब्रिटिश नीतियों के द्वारा भारतीय राजस्व पर डाले गए बोझ की थी, और दादा बनर्जी ने आयोग के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें यहाँ पर धन के दोहन और अत्यधिक सैन्य व्यय जैसे मुद्दों को उजागर किया था। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अच्छा, वेलवी कमीशन करे थे ना, ये इसका आंसर आएगा डी 96 का। आगे आते हैं क्वेश्चन 97 नंबर। 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था जिसके फलस्वरूप उदारवादी नेताओं ने सामाजिक सुरक्षा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे से अलग रखा था? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर यहाँ से होगा डी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, जिसमें से कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशक्त विद्रोह को बढ़ावा देना था। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 97 का, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नरमपंथी नेताओं ने जानबूझकर सामाजिक सुधार और जो कांग्रेस के एजेंडे से अलग रखा, क्योंकि यहाँ पर उन्हें डर था कि सामाजिक मुद्दे भारतीय एकता को विभाजित कर सके, है ना। 98 है, लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक आधार पर बंगाल विभाजन को उचित ठहराया था, और गृह सचिव रिजली के गोपनीय जो नोटों थे उसके अनुसार वास्तविक राजनीतिक उद्देश्य क्या थे? आंसर होगा 98 का सही आंसर, राष्ट्रवाद के केंद्र के रूप में कलकत्ता को कमजोर करना और पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत बनाकर सांप्रदायिक विभाजन करना पैदा करना था। डी यहाँ से सही आंसर होगा इसका। हालांकि प्रशासनिक रूप से उचित ठहराया गया था, और लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे असली मकसद राजनीतिक था और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से राष्ट्रवाद को विभाजित कमजोर था। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति में पहली बार श्रमिक अशांति दिखाई गई थी, और 1905 में स्वदेशी से प्रेरित हड़तालें मुख्य रूप से किस क्षेत्र से हुई थी या किस क्षेत्र में हुई थी? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर, रेलवे, ईस्ट इंडियन रेलवे, सरकारी प्रेस। डी यहाँ से 99 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इसका नारा किससे संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 101 पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की प्रावधान, इस प्रावधान का मुख्य निहितार्थ क्या था? इसका जो मुख्य निहितार्थ था क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का, ये केवल मुसलमानों को उम्मीदवारों के चुनने के लिए
अनुमति देकर सांप्रदायिक प्रतिनिधि के संस्थागत करना। ठीक है, डी यहाँ से आंसर होगा। 102 उदारवादियों और उदार उग्रवादियों के बीच सूरत विभाजन 1907 का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या तत्काल प्रभाव पड़ा था? इसका तत्काल प्रभाव पड़ा था कि सूरत विभाजन 1907 में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर दिया था और बाल गंगाधर तिलक जैसे गर्मपंथी को दबा दिया गया था, जिससे नरमपंथियों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी थी और जिससे यहाँ पर एक अस्थायी स्थिरता का चरण आ गया था। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की गई थी। इसे संगठित क्षेत्र के लिए किसने भूमिका निभाई थी? आंसर हो जाएगा 103 का सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर होगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सक्रिय भागीदारी के साथ बिहारी छात्र सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन ने बिहार में छात्रों का युवाओं को लामबंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो राष्ट्रीय आंदोलन में छात्रों को संगठित करने के लिए भागीदारी की शुरुआत की थी। सी आंसर होगा 103 का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 104। लखनऊ समझौता 1916 के इतिहासकारों और द्वारा अक्सर किस दीर्घकालिक राजनीतिक परिणाम की आलोचना की जाती है? आंसर हो जाएगा 104 का सी, पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति, मतलब सी करेक्ट आंसर होगा। 105 105 है। होम रूल लीग आंदोलन 1916 के संबंध में विचार करना। इससे फर्स्ट है कि तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में संचालित होती थी। 105 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड होगा एनी बेसेंट की होम रूल लीग ने बॉम्बे शहर में सहित भारत के काम बॉम्बे सहित शहर सहित यहाँ पर शेष भारत का काम किया था। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, दोनों लीग ने बिना किसी समन्वय के पूरी तरह से स्वतंत्र कार्य किया था। यह बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर दोनों लीग ने समन्वय किया और यहाँ पर एक साझा लक्ष्य की ओर काम किया था। ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्र के नहीं, गलत हो जाएगा। 1-2 यहाँ से करेक्ट होगा। आंसर क्या है? ए करेक्ट है। 106 राष्ट्रवादी नेताओं को उनके योगदान के साथ सम्मिलित करना है। नेता और इसका योगदान। 106 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी नेताओं को योगदान के बारे में विचार करना है। नेता और उनके योगदान। पहला, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये हो जाएगा गणपति और शिवाजी उत्सव। ठीक है। अरविंदो घोष, वंदे मातरम। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध, वंदे मातरम। अश्विनी दत्त, स्वदेश बांधो समिति, ये भी बात सही है। और लाला लाजपत राय, पंजाबी और वंदे मातरम पत्रिका, है ना। देखो इनके यहाँ पर जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है ये सब A1 B2 C3 ऐसे सामने सामने मैच कर रहे हैं। तो देखो आपके लिए ये अच्छा है कि यहाँ पर चलो अगर इनके देखो अगर इनके मॉक देते हो, मॉक देने से ये मतलब नहीं कि आप मारते हो, हाँ जो भी आंसर आएगा चलो मैं इसके सामने मार दे रहा हूँ, लेकिन आप BPSC में ऐसा मत करना। यहाँ पर चलो इनके लिए है, लेकिन आप इसको एक तरह से सीख सकते हो यहाँ पर चीज़ों को, है ना, ऐसा। बाकी आप एग्जाम हॉल में याद रखना है कि सेम क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 106 का ए करेक्ट है। 107 है, अभिकथन ए कारणार। मॉन्टेग्यू वक्तव्य 1917 में भारत के प्रति ब्रिटिश नीति के बदलाव को चिन्हित किया गया था। 107 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वशासी संस्थाओं के कर्मिक विकास और जिम्मेदार को सरकार को अपना उद्देश्य घोषित किया था। ये भी बात यहाँ से सही है, दोनों बातें सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। 108 नंबर है, निम्नलिखित घटना को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कालक्रम के अनुसार रखेंगे तो 1906 में पहले हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, सेकेंड बात। ठीक है, पहले आएगी। उसके बाद हुआ था आपका 1911 में बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण हुआ था, पहला 1 नंबर। उसके बाद 1914 में कोमा गाटामारू घटना हुई थी, तो तीसरा हो जाएगा। और उसके बाद चौथा आएगा आपका पंजाब में गदर पार्टी क्रांतिकारी प्रयास, मतलब 1915 में। तो 2, 1, 3, 4 सही आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर आ गए आते हैं 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है, उग्रवादी चरण के दौरान शिवाजी उत्सव या काली मंदिरों में शपथ लेने वाले धार्मिक प्रतीकों के उपयोग में दोधारी तलवार माना जाता था, क्यों? देखो इसको दोधारी तलवार इसलिए मानते थे क्योंकि जो इसने हिंदू जनता को लामबंद किया था, लेकिन यहाँ पर कई मुसलमान को अलग थलग यहाँ पर कर दिया था, जिससे क्या था अंग्रेजों को सांप्रदायिक विभाजन का फायदा उठाने में मौका मिल गया था, है ना। 109 का डी करेक्ट है। 110 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू के चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। इसका संरचनात्मक प्रभाव क्या था? इसका संरचनात्मक प्रभाव था कि प्रांतीय के जो विषय थे, प्रांत के जो विषय होते थे उनको आरक्षित करना और हस्तांतरित में विभाजित करना, और जिससे वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास बनी रहे, है ना। तो डी क्या होगा यहाँ से? 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया दोहरा चरित्र दिखाया, क्यों? क्यों दिखाया था?
क्योंकि देखो पहली बात है क्योंकि यहाँ पर कई उदारवादी और अग्रवादियों ने उम्मीद थी कि ब्रिटेन के प्रति वफादारी परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद सुशासन मिलेगा, पहली बात। दूसरा, क्रांतिकारी समूह ने युद्ध को ब्रिटिश शासन में उखाड़ फेंकने को अवसर के रूप में देखा था। यह भी बात करेक्ट है। 111 का दोनों करेक्ट हैं, सी यहाँ से आंसर होगा। 112 नंबर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, जिसे यहाँ पर 1928 में फिरोज शाह कोटला में पुनर्गठित किया गया था। भगत सिंह के प्रभाव में कौन बड़ा वैचारिक परिवेश पेश किया गया था? आंसर हो जाएगा 112 का सही आंसर यहाँ से समाजवाद को अपनाना एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ से डी स्टेटमेंट इसका सही होना चाहिए, क्योंकि समाजवाद को प्रतीक जो अंतिम लक्ष्य को अपनाना, ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन है अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 के क्रांतिकारी इतिहास के एक मील का पत्थर था। अरविंदो घोष के बरी होने के कारण यह होने के प्रमुख परिणाम क्या थे? इसके होने का जो प्रमुख परिणाम था क्या था? आंसर हो जाएगा पांडिचेरी वापस चले जाना। ये इस तरह से बरी होने का कारण था, क्योंकि अलीपुर षड्यंत्र जो केस था, ठीक है, उसमें बरी होने के बाद अरविंदो घोष सक्रिय राजनीति से हट गए थे, वे पांडिचेरी चले गए, जहाँ उन्होंने खुद को आध्यात्मिक दर्शन और लेखन के लिए समर्पित कर दिया था और एक प्रमुख आध्यात्मिक विचारक बन गए थे। डी क्वेश्चन 114 114 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी ने गदर पत्रिका प्रकाशित की थी। इस पत्रिका का उपशीर्षक क्या था? इसका उपशीर्षक था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का यहाँ से, अंग्रेजी राज का दुश्मन, है ना, ठीक है, क्योंकि गदर पार्टी गदर पत्रिका प्रकाशित की थी जिसका उपशीर्षक था अंग्रेजी का दुश्मन, ठीक है। 115 निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती के उद्देश्य के सबसे अच्छी तरह से समझाता है? करेक्ट आंसर होगा ब्रिटिश शासन के खिलाफ इसने क्रांतिकारी जो गतिविधि थी उसके लिए धन को सुरक्षित करना था। ये यहाँ पर एक तरह से इसकी बात सही बताता है। 116 खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से जुड़े मुजफ्फरपुर बम कांड में इच्छित लक्ष्य क्यों बच गया था? आंसर हो जाएगा 116 का डी, क्योंकि क्रांतिकारी ने गलती से गलत गाड़ी पर हमला कर दिया था और ये मानते हुए कि वह जज किंग्सफोर्ड की थी गाड़ी, है ना, बात गलत हो जाएगा। डी यहाँ से 116 का सही आंसर होगा और उसमें अनपेक्षित मौतें भी हो गई थी। 117 नंबर है बिहार में यंग मेंस इंस्टीट्यूट और पटना रिवोल्यूशनरी यूनिट सहित बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल के किस गुप्त संगठन से प्रभावित हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का यहाँ से, ये अनुशीलन समिति सही आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा द्वारा करजन वायली की हत्या का विरोध में क्रांतिकारी आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का सी, इसके कारण इंडिया हाउस को क्रांतिकारी केंद्र के रूप में बंद कर दिया गया था। सी यहाँ से सही आंसर होगा। और इस घटना में यूरोप के भारतीय क्रांतिकारियों पर भी गंभीर ब्रिटिश कार्रवाई को जन्म दिया था, जिससे यहाँ पर उनके संगठनात्मक नेटवर्क बाधित हो गए थे। 119 है गांधी ने आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के विरोध मुख्य रूप से इसलिए किया क्योंकि वह माना था कि नैतिक गिरावट और अत्यधिक भौतिकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने आधुनिक भौगोलिक और यहाँ पर जो आधुनिक सभ्यता थी उसकी आलोचना की थी, जैसा कि यहाँ पर हिंद स्वराज में बताया था। उन्होंने इसके अत्यधिक भौतिकवाद, नैतिकवाद और गिरावट के शोषण को बढ़ावा दिया था, जिसका उनका मानना था कि जो सच्ची प्रगति है वो नैतिक जीवन की आत्मसंयम और गांव आधारित अर्थव्यवस्था में निहित थी। 119 का बी। 120 है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण 1917 मुख्य रूप से किसे संबंधित था? 120 का सही आंसर हो जाएगा बी, बागान मालिकों के खिलाफ नील किसानों की शिकायतें, ठीक है, बी से 120 का करेक्ट आंसर होगा। और इसने भारत में गांधी से पहले सफल सत्याग्रह को चिन्हित किया था। क्वेश्चन नंबर 121 है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर 121 का सी, ढाका। 122 निम्नलिखित में से किसने बिहार का प्रारंभिक राष्ट्रवादी समाचार पत्र माना गया था? 122 का सही आंसर हो जाएगा बिहार हेराल्ड, सही आंसर होगा। बिहार हेराल्ड के शुरुआती राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में से एक था। इसे निम्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि राजनीतिक जागरूकता फैलाना, क्षेत्रीय और राष्ट्रवादी उद्देश्यों में समर्थन करना, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था? 123 का करेक्ट आंसर होगा सी, लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था?
इसका उद्देश्य था कि भारतीय भाषा के समाचार पत्र को दबाना और यहाँ पर ब्रिटिश जो गतिविधि थी, ब्रिटिश नीतियाँ थीं, इनको आलोचना से रोकना और राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार को नियंत्रित करना। ये भी पॉइंट याद रखने आपको। 124 है गांधी की सत्याग्रह अवधारणा की निष्क्रिय प्रतिरोध के मौलिक रूप से भिन्न थी, क्यों? देखो, ये भिन्न इसलिए थी क्योंकि नैतिक शक्ति से उन्हें कष्ट सहना था, ठीक है। ये दुख पहुंचाने के बजाय उन्हें नैतिक बल और दुख सहने की इच्छा पर आधारित थी। बी यहाँ से सही आंसर होगा। और इसका उद्देश्य प्रतिद्वंदी को नैतिक रूप से परिवर्तन करना था, ना कि उन्हें मजबूर करना था। 125 है गांधी के ट्रस्टीशिप के विचार का तात्पर्य क्या था? जो तात्पर्य जिसका तात्पर्य था ये था कि यहाँ पर जो पूंजीपतियों की स्वेच्छा से अपने धन का उपयोग सामाजिक भलाई के लिए करना। बी यहाँ से सही आंसर होगा 125 का। धनी व्यक्ति को अपनी संपत्ति के ट्रस्टी रूप में कार्य करना चाहिए और स्वेच्छा से समाज के कल्याण के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। 126 है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई द्वैत शासन प्रणाली के तहत सीताब राय को बिहार का नायब तहसीलदार या नायब दीवान नियुक्त किया गया था। इस पद का संरचनात्मक निहितार्थ क्या था? इसका संरचनात्मक निहितार्थ था कि उन्होंने कंपनी की दीवानी जो संभाली थी, ठीक है, जबकि अपन नवाब के पास निजामत बनी रही थी और जिससे शक्ति की जिम्मेदारी अलग अलग हो गई थी, ठीक है। आंसर क्या होगा? 126 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है बक्सर युद्ध 1764 को अक्सर प्लासी के युद्ध से अधिक निर्णायक माना जाता है, क्यों? अधिक निर्णायक इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट अवध और बंगाल की संयुक्त सेनाओं की हार हुई थी, जिससे ब्रिटिश जो प्रभुत्व था स्थापित हुआ था, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। 128 है संथाल हुल दामन इकोह नामक नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में हुआ था। यह पद क्या दर्शाता है? यह पद दर्शाता है कि संथालों को बसने के लिए अंग्रेजों द्वारा सीमांकित एक क्षेत्र जो बाद में बाहरी लोगों द्वारा शोषण का केंद्र बन गया था। दामिनी को संथालों के लिए आरक्षित था, लेकिन साहूकार और अधिकारियों द्वारा शोषण के कारण इससे संथाल हुल हुआ था। 28वें का डी करेक्ट है। 129 यहाँ से क्वेश्चन जुलाई 1857 में पटना के पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में हुआ था विद्रोह। ये क्यों महत्वपूर्ण था? वह विद्रोह महत्वपूर्ण था क्यों? देखो, इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पटना में शिक्षित और कारीगर समूह द्वारा संगठित शहरी प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता था। पीर अली खान ने सिपाहियों द्वारा विद्रोह को अलग एक शहरी विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें बुद्धिजीवी कारीगर ये सब शामिल होते थे, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका, इसका डी यहाँ से करेक्ट आंसर होना चाहिए। हाँ, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। 129 का डी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 नंबर। 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति एक शाखा स्थापित की थी। वहाँ इसकी गतिविधि से जुड़ा प्रमुख छात्र नेता कौन था? आंसर हो जाएगा 130 का करेक्ट आंसर बंकिम चंद्र मित्र इसका सही आंसर होगा। 131 है 12 जून 1857 को बिहार में 1857 के विद्रोह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर रोहिणी देवघर में विद्रोह की शुरुआत हुई थी इसी दिन। डी यहाँ से सही आंसर होगा। ये 5वीं अनियमित घुड़सवार सेना रोहिणी देवघर में बिहार में ये विद्रोह की शुरुआत का प्रतीक था। डी आंसर होगा। देवघर अब क्या झारखंड में आता है ना। और विद्रोह की शुरुआत रोहिणी देवघर में 5वीं अनियमित कैलेवरी द्वारा की गई थी। ये घटना दर्शाती कि उत्तर भारत में प्रारंभिक प्रकोप के बाद बिहार जल्द ही यहाँ पर प्रतिरोध का एक सक्रिय केंद्र बन गया था। 132 है 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका के संबंध में विचार करना है। वे जगदीशपुर के उज्जैनिया राजपूत वंश के थे। 132 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 80 वर्ष की आयु अधिक उम्र के होने के और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अप्रैल 1858 में कैप्टन ली ग्रैंड नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हराया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरा, उनका अभियान कड़ाई से शहबाद जिले तक ही सीमित था। यह बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि अभियान केवल शहबाद जिले तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों जैसे उनका भी परिचालन तक पहुँचाया था। 1-2 करेक्ट होगा, तीसरा गलत होगा। 133 है निम्नलिखित आंदोलन जो है उसके बारे में संवेदनशील जो व्यक्ति हैं संबंधित उससे वो विचार करना है। सूची और आंदोलन और उसके व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। पहली बात है, पहला होगा भावी आंदोलन पटना। भावी आंदोलन जो पटना है ये हो जाएगा आपका विलायत अली और इनायत अली, ठीक है। अगला है बिहार में होम रूल लीग मजहर हक, ठीक है, मजहर उल हक।
बिहार पृथक आंदोलन सच्चिदानंद सिन्हा और ताना भगत आंदोलन जतरा भगत। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा 133 का ए। 134 है अभिकथन ए और कारण आर। ठीक है, देखते हैं इसको। इलाहाबाद की संधि 1765 में बिहार के ब्रिटिश राजनीतिक वर्चस्व की औपचारिक शुरुआत को चिन्हित किया था। 134 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। इस संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी पर जो अधिकार प्राप्त किए थे, जिससे उनके राजस्व संसाधन पर नियंत्रण प्राप्त हुआ था। ये भी बात करेक्ट है, दोनों सही है ए। 135 बिहार के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला, पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 17वीं शताब्दी में। ठीक है, पहला सही बात है। और उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764, चौथा हो जाएगा 1-4। उसके बाद आपका होगा दूसरा संथाल विद्रोह, संथाल या हुल विद्रोह, ये 1855-56 में, तो दूसरा। उसके बाद तीसरा लास्ट में आएगा, तीसरा मतलब बांकीपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सत्र, ये 1912 में। करेक्ट आंसर 135 का ए यहाँ से होगा। 136 है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलन गुलान 1899-1900 में एक राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह का आंदोलन था। उनके धार्मिक संदेश का केंद्रीय तत्व क्या था? इनका केंद्रीय तत्व था धार्मिक जो संदेश का, यह था करेक्ट आंसर 136 का बी। एक सर्वोच्च देवता की पूजा और जनजाति गरिमा को बहाल करने के लिए पुरोहितवाद को पशु की बल की अस्वीकृति करना। 136 का बी करेक्ट होगा। और इसका उद्देश्य जनजाति सम्मान और सामाजिक सामंजस्य को बहाल करना था। 137 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का बांकीपुर सत्र बिहार आयोजित पहला आईएनसी सत्र था। इसी वर्ष कौन सा बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन हुआ था? देखो, जो बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन हुआ था ये बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथककरण करना, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। 137 का सही आंसर क्या होगा? डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार और उड़ीसा के प्रेसिडेंसी से अलग एक नया प्रांत बनाया गया था। डी 137 का करेक्ट आंसर होगा। 138 आते हैं पटना में पहावी आंदोलन के बाद संगठित प्रतिरोध का अग्रदूत बना। क्यों बना? क्योंकि पहली बात है कि इसने बिहार को उत्तर पश्चिम सीमा को जोड़ने वाला गुप्त संचार आपूर्ति नेटवर्क बनाया था। बात सही है। सेकेंड बात है यह बोला कि यह बिहार का एक अलग भाषाई प्रांत मांग करने वाला एक आंदोलन था। यह बात गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यह भाषाई आंदोलन नहीं था और यह मुख्य रूप से धार्मिक राजनीतिक प्रकृति का था। ओनली वन करेक्ट है। 139 1912 में बिहार और उड़ीसा के प्रांत के अलग प्रांत के निर्माण का प्राथमिकरण कौन सा राजनीतिक मांग थी? आंसर हो जाएगा 139 का बंगाल से अलग होने की मांग थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय नेताओं के नेतृत्व में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की मांग थी और ये लंबे समय से चला रहा आंदोलन था। डी 140 है 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों थी? ये इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि प्रमुख यहाँ पर जो शैक्षणिक और राष्ट्रवादी यहाँ पर भूमिका निभाई गई थी और ये पूर्वी भारत में स्थापित शुरुआती विश्वविद्यालयों में से एक बन गया था और बिहार में राष्ट्रवादी नेतृत्व पैदा करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई इसने। 141 है x + y = 20%, x - y = 50%, तो x/y किसके बराबर होगा? आंसर हो जाएगा 141 का करेक्ट आंसर ये होगा x/y को 7/3 है ना। निकालोगे अब तो आंसर आएगा इसका। डिवाइड कर लो आप। डिवाइड कैसे करोगे? लिखोगे 2x + y, ठीक है, इक्वल 5x - y। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/3। तो करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 142 है यदि x1 x2 का माध्य 7.5 है, x1 x2 x3 का माध्य 8 है, x3 का माध्य कितना होगा? x3 का माध्य हो जाएगा कितना? x1 + x2 का अपॉन 2 इक्वल 7.5, x1 + x2 अपॉन इक्वल हो जाएगा 15। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी ये हो जाएगी कितनी? 9 हो जाएगी, 9। ठीक है, क्वेश्चन 143 है दो संख्याओं का मासपा HCF जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लासपा LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्रमशः 12 और 144 है। संख्या 36 से दूसरी संख्या क्या होती है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का यहाँ से बी। 144 है 144 यहाँ से इसमें बोला है एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर में? तो निकालना क्या होगा? करेक्ट आंसर 144 का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका
4√3 सेंटीमीटर बी। 145 है, यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर तो लेन देन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा 145 का करेक्ट आंसर 25% लाभ होगा इसमें। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 146 146 है, इसमें बोले नीचे दिए गए यहाँ पर कुछ पद है। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करना क्या होगी? लुप्त संख्या आएगी 146 की 7, कितनी आएगी? 7 आएगी यहाँ पर, 5 6 7 4 6 5 7 8 6। लुप्त संख्या ज्ञात करना नीचे वाले की 147 की करेक्ट आंसर होगा यहाँ से बी 8 है ना। कहाँ पे भरेंगे 8 आपकी जो भरी जाएगी 147 में, ये लुप्त संख्या 147 में सब तो भरे हैं इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कहाँ पर भरना है? ये तो तब फुल है इसमें। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लो इसको 147 को। ठीक है, इसका आंसर 8 आ रहा है। आगे आते हैं क्वेश्चन 148। देखो जितने भी यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन है 10 से 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन जो मैथ के आते हैं इनकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो। एक एक क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है, मैथ ज़्यादा नहीं आती है इसमें, 12-13 के क्वेश्चन होते हैं उससे, और जिसमें से रीजनिंग और मैथ दोनों मिला के होते हैं, तो कोई ज़्यादा खास नहीं है ना। इसमें अगर 5 से 7 क्वेश्चन भी आप अगर सही हो जाएंगे 10 में तो काफ़ी अच्छा है। 10 में 7 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं और सब इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत करोगे ना क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। राज और अजय सूर्योदय से एक दूसरे की छाया की ओर आ रहे हैं। यदि राज की परछाई उसके बाईं ओर पड़ती है और अजय की किस दिशा में जा रहा होगा? फिर अगर उसकी परछाई बाईं ओर दिखेगी तो 48 का आंसर हो जाएगा दक्षिण की ओर जा रहा होगा तो दिखेगी। 149 कथन 1 कथन 2 सभी पायलट बहादुर पुरुष हैं, सभी अंतरिक्ष यात्री पायलट हैं। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 49 का बी, सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर पुरुष होंगे। 150 है, लास्ट क्वेश्चन होगा। रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में होगा तो वे लालन रतन की किस दिशा में होंगे? ये सब आप फिगर बना के कर सकते हो ना। तो मैं आंसर बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व करना। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा पूर्व में। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर जो परफेक्शन है इसका टेस्ट इस तरह से दूसरा टेस्ट आपका सॉल्व हो गया। और यहाँ से हम लोग ने देखा था एडुटेरिया का टेस्ट नंबर जो पहला हुआ था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, दृष्टि का भी जो फुल लेंथ टेस्ट मैंने टेस्ट दिखाया था कल, फुल लेंथ मतलब कहने का जो ओपन टेस्ट था उसका वो एक पार्ट हुआ, एक पार्ट मैं आपको कल कराऊंगा। तो इस टाइप से जितने भी इस वीक में टेस्ट हुए हैं बीपीएससी को पूरे हो गए आपके। ठीक है, अभी अगला वीक अभी आएगा तो उसमें आपका जितने टेस्ट होंगे, जैसे 5 तारीख से स्टार्ट है तो एडुटेरिया का दूसरा टेस्ट 5 तारीख को होगा तो मैं आपको यहाँ से कराऊंगा वो। ठीक है, और भी अपना कोशिश कर रहे हैं कि अपना यूकेटी का भी टेस्ट निकालेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ टेस्ट पेपर निकालने की हो। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन लेके आएंगे। बाकी देखते रहो, कोई डाउट रहेगा अपनी नीचे कमेंट पूछ सकते हो। टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन करना है, कुछ यहाँ पर पीडीएफ रहेंगे मैं आपके शेयर करते रहूँगा टेलीग्राम पर। ठीक है, एंड करते हैं इसको। और एक बात और, एडीओ का एग्जाम अभी होने वाला है अभी अप्रैल में ही, तो यहाँ से उसके लिए भी हेल्पफुल होंगे ये। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी वो भी करा रहा है, जरूरी नहीं कि एडीओ के लिए कुछ क्वेश्चन अलग होंगे, नहीं। तो प्रैक्टिस इससे भी कर लेना है आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।